हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेके एग्ज़ाम इनसाइट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज जुलाई के करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। ये फर्स्ट वीक के होंगे, इसलिए पार्ट 1 लिखा है। तो ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो रेलेवेंट हैं फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस। मैं मेंशन कर चुका हूँ स्क्रीन पे, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी क्या हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी नाम है उनका। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू आईएएफ वाइस चीफ। ठीक है, ये वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं और ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? उनका नाम है हरजीत सिंह अरोड़ा। ठीक है, हरजीत सिंह अरोड़ा जी को ये रिप्लेस कर रहे हैं विवेक राम चौधरी जी। और जो करंट आईएएफ के चीफ हैं उनका नाम है राकेश सिंह भदौरिया जी। ठीक है, ये करंट आईएएफ चीफ हैं और अभी थोड़े एक दो दिनों में शायद वो एयरफोर्स के एयरमैन के एग्जामिनेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ये ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, मैं एक सेकंड यहाँ पे नेट ऑफ कर देता हूँ, सॉरी। हाँ जी, तो ठीक है, तो बाकी जो आर्मी के चीफ़ हैं, नेवी के चीफ़ हैं, वाइस चीफ़, ठीक है, कमांड्स कितनी हैं, जो भी मतलब डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ें ज़रूर देख लें। ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि अभी एफकैट एग्जामिनेशन भी आने वाला है और अभी एयरमैन के एग्जामिनेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं कि अभी एक नया इंडेक्स लॉन्च हुआ था जुलाई में, जो उस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। ठीक है, तो ये स्टार्टअप की कैसी, मतलब उस कंट्री में स्टार्टअप कितने इजीली स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्टअप इनिशिएट करना कितना इजी है वहाँ पे, उसके मतलब के पैरामीटर्स कैसे हैं। ठीक है, कितना उसको सपोर्ट मिलता है, कितना इजीली आप एक स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग एक इंडेक्स है ये ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। तो इसमें इंडिया 28th रैंक पे आया है। ठीक है, इंडिया 28th रैंक पे है इसमें। और इस इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्टार्टअप ब्लिंक। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का ये नाम है। और इस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पे आया है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, सेकंड पे है यूनाइटेड किंगडम, थर्ड पे है इजराइल। और अगर हम सिटीज़ की बात करते हैं तो सिटीज़ को भी इन्होंने रैंक किया है। तो फर्स्ट नंबर पे आई है सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स में है। और हमारे इंडिया की भी एक सिटी जो टॉप 10 में आई है वो है बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर 10th नंबर पे है, 10th स्पॉट पे है इस इंडेक्स में, इन टर्म्स ऑफ सिटीज़ की अगर बात करें। और अगर कंट्रीज़ का रैंक करें तो इंडिया वहाँ पे 28th रैंक पे है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर्स विद फिनटेक एंटरप्राइज लोन टैप। ठीक है, तो इन दो, एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने और एक लोन टैप फाइनेंशियल फिनटेक एंटरप्राइज है, ये दोनों मिलके पार्टनर करें। ये क्या है, सैलरीड प्रोफेशनल्स जो भी हैं उनको लोन प्रोवाइड करेंगे ईजिली। ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, तो इस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बेंगलुरु में। ये इतनी ही इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा इसमें कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये इतनी ही आपको याद रखनी है। अगर पूछा जा सके कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसके साथ टाई अप करा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी क्या है, एक दो साल पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने यूएई की एक एडनॉक, वो है पेट्रोकेमिकल ऑयल कंपनी है, उसके साथ डील करी थी। एडनॉक ने मतलब उसमें आरआईएल में, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट किया था, काफ़ी शेयर्स खरीदे थे। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जॉइंट वेंचर में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर ही एक नया इंटीग्रेटेड प्लांट जॉइंट वेंचर के थ्रू ओपन करने का डिसीजन लिया है, जो मेगा पेट्रोकेमिकल जॉइंट वेंचर के थ्रू ये ओपन करेंगे इन यूएई। ठीक है, और इंटीग्रेटेड प्लांट होगा जहाँ पे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी या रिफाइनरी बनेगी वहाँ पे, और ये यूएई में बेस्ड होगा। ठीक है, और एडनॉक की फुल फॉर्म है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। ठीक है, तो एडनॉक ने शायद 2019 में, इफ़ आई एम करेक्ट, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। वो है कि अभी 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया गया, नेशनल डॉक्टर्स डे ऑन 1 जुलाई। और ये दिन मतलब हमने सेलिब्रेट करना कब शुरू किया था? इन 1991। और इस दिन की रेलिवेंस ये है कि इस दिन को फॉर्मर बंगाल सीएम, वेस्ट बंगाल के मतलब पूर्व सीएम के बर्थ एनिवर्सरी पे हम मनाते हैं ये दिन। और उनका नाम था डॉक्टर बीसी रॉय, जो आज करंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसको सेटअप करने में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान था। तो उस मतलब चीज़ को देखते हुए हम इनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये दिन मनाते हैं, नेशनल डॉक्टर्स डे। ठीक है,
तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, वो है कि अभिमन्यु मिश्रा बिकम्स यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन चेस। तो चेस में यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं अभिमन्यु मिश्रा, और इनकी उम्र कितनी है? सिर्फ 12 साल और 4 महीने, सिर्फ 12 साल और 4 महीने के हैं और ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कमाल की बात है यार। मतलब अभी कुछ लोग हमारे जैसे भी हैं जिनको चेस खेलना ही नहीं आती है, और ये 12 साल की उम्र में चैंपियन बन के बैठे हैं। ठीक है, तो इन्होंने किसको हराया है? जो इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर थे, जिनसे कुछ 1-2 नंबर पहले, जिनका नाम है लियोन मेंडोनका। ठीक है, लियोन मेंडोनका जी को इन्होंने हराया है। तो ठीक है, नेक्स्ट जो है अभी इंपॉर्टेंट एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को, वो होता है जीएसटी डे। ठीक है, आज ही के दिन 1 जुलाई को 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। ठीक है, तो आर्टिकल 279 ए के अंडर आता है। ठीक है, तो जीएसटी डे हम 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं कि एक और स्कीम थी इस एनडीए गवर्नमेंट की, डिजिटल इंडिया, जो आज से 6 साल पहले स्टार्ट की गई थी। वो भी 1 जुलाई को स्टार्ट की गई थी ऑन 2015। ठीक है, इन 2015 में 1 जुलाई को स्टार्ट की गई थी ये स्कीम डिजिटल इंडिया। और इसके बेसिस पे अभी आपको पता ही है, आधार वगैरह इनरोल हो चुका है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो फार्मर्स के सीधा अकाउंट्स में जाते हैं, मोबाइल नंबर लिंक्ड है, और भी काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट दे चुकी है। ठीक है, जो डिजिटाइज कर चुकी है काफ़ी चीज़ों को। तो वो इस स्कीम के अंडर हुआ था, डिजिटल इंडिया के अंदर, और ये 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट की गई थी। तो अभी आपको पता है टोक्यो ओलंपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, मैं इस पेज की थर्ड हेडलाइन डिस्कस कर रहा हूँ अभी। तो टोक्यो ओलंपिक्स आ रहे हैं अभी, तो उसमें क्या है, इंडियन नेवी के एक एथलीट हैं जिनका नाम है एमपी जबीर। उन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए इन 400 मीटर हर्डल्स कैटेगरी में। ठीक है, ये 400 मीटर हर्डल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और उस इवेंट के लिए इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स को में मतलब अपनी जगह बनाई है, और ये इंडियन नेवी से हैं। इनका नाम है एमपी जबीर। अभी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि एक नया अवार्ड अनाउंस हुआ था। उस अवार्ड का नाम है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार, ये ओडिशा के एक पोइट हैं, ओडिया भाषा में ये अपनी कविताएं लिखते हैं। इनका नाम है राजेंद्र किशोर पांडा जी को ये अवार्ड मिला है। उस अवार्ड का नाम है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार। और मैं आपको इस अवार्ड के बारे में सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। ये अवार्ड उस मतलब पोइट या उस ऑथर को मिलता है जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया हो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस में जो हमारे 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड हैं। तो अगर उनमें से किसी भी लैंग्वेज में इन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट काम किया है, कुछ नोटेबल काम किया है, तो उस ऑथर या उस पोइट को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और हमारे 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड हैं? अभी तक 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, ये भी चेस से रिलेटेड है। तो निहाल सरीन विन्स सिल्वर लेक ओपन चेस टूर्नामेंट इन सर्बिया। तो निहाल सरीन ये हमारे इंडियन है, इन्होंने सिल्वर लेक ओपन चेस टूर्नामेंट जीती है, जो ऑर्गेनाइज हुई थी सर्बिया में। ठीक है, और इस टूर्नामेंट में सेकंड और थर्ड जो रैंक या प्लेस मिला वो भी इंडियंस को ही मिला। सेकंड और थर्ड स्पॉट पे भी सिर्फ इंडियंस ही आए। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया? निहाल सरीन ने हराया ब्रांको दमाल जानोविच। ठीक है, ब्रांको दमाल जानोविच जो सर्बिया के ही थे, उनको इन्होंने हराया। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, 3 जुलाई की बात करते हैं। 3 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? 3 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो जो बच्चे JKPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बारे में पढ़ रहे हैं, इन कोऑपरेटिव्स के जो पोस्ट निकली हैं, तो वो ये देख लें कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स हम सेलिब्रेट करते हैं 3 जुलाई को। और इस बार इसका थीम था रीबिल्ड बेटर टुगेदर। ठीक है, और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है एक जो इस डे को सेलिब्रेट करता है। उसके हेडक्वार्टर्स हैं ब्रसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, ये भी टोक्यो ओलंपिक्स से ही है। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक्स में मान्ना पटेल हैं जो इंडिया की पहली फीमेल स्विमर बनी है क्वालिफाई करने, मतलब जिन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। उनका नाम है मान्ना पटेल। ये भारत की पहली महिला स्विमर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और ये 100 मीटर बैक स्ट्रोक इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, और इंडिया की जो स्विमिंग टीम जो गई है ना टोक्यो ओलंपिक्स में, उसमें 3 अभी तक मेंबर्स हैं,
और एक तो यही है मन्ना पटेल जी, दूसरे हैं साजन प्रकाश, और तीसरे हैं श्रीहरि नटराजन। ये 3 मेंबर्स की अभी तक की जो हमारी स्विमिंग टीम है जो मतलब क्वालिफाई कर चुकी है फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। नेक्स्ट चलते हैं। अभी इंडिया ने रिसेंटली G20 OECD टैक्स फ्रेमवर्क डील को ज्वाइन किया है। ठीक है, इंडिया ज्वाइंस G20 OECD टैक्स फ्रेमवर्क डील। और इस डील के बारे में बता दूं, ये मतलब इट सीम्स टू रिफॉर्म इंटरनेशनल टैक्स रूल्स। तो ये मतलब चाहती है कि जो इंटरनेशनल टैक्स रूल्स को रिफॉर्म किया जाए, ये उस चीज़ के बारे में बात करती है ये डील। एंड एंश्योर दैट MNCs पे देयर फेयर शेयर वेयर एवर दे ऑपरेट। और ये बात करती है ये डील कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो मतलब वो जिस रीजन में वो ऑपरेट करती हैं, जिस कंट्री में वो जहाँ पे वो ऑपरेट कर रही हैं, तो वहाँ पे वो अपना एक फेयर शेयर जो उन्होंने टैक्स पे करना होता है, वो जो एक सही टैक्स है वो पे करें। क्योंकि काफ़ी मैनिपुलेशंस होती हैं, डिफरेंट लॉज होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, तो वो जो होती हैं MNCs होती हैं वो उन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करती हैं। तो उस चीज़ के लिए ये फ्रेमवर्क डील बनी है, G20 OECD टैक्स फ्रेमवर्क डील। तो वो चाहती है कि इन सारी एक्सप्लॉइटेशंस को ख़त्म किया जाए और वो एक फेयर शेयर जो टैक्स का हो वो पे करें जहाँ पे वो ऑपरेट करती हैं। और इस डील पे 130 कंट्रीज जो हैं वो कंसेंसस पे आई हैं कि उनको एटलीस्ट 15% अपना टैक्स देना है वहाँ पे हर जगह। मतलब एक यूनिफॉर्म टैक्स स्लैब बना ली गई है 15% की। ठीक है, अभी आपको कोविन के बारे में पता ही होगा। कोविन जहाँ पे सभी लोग जाके रजिस्टर कर रहे हैं फॉर कोविड वैक्सीन इन इंडिया। तो इंडिया ने अभी क्या किया है, इंडिया आपको पता ही है वो बात करता है वसुदेव कुटुंबकम कि ऑल वर्ल्ड इज़ वन बिग फैमिली। ठीक है, तो उसके अंडर इन्होंने कोविन को ओपन सोर्स करने का डिसीजन लिया है इंडिया ने ना। ओपन सोर्स करने का मतलब है कि उस कोविन को मतलब सभी कंट्रीज पूरे वर्ल्ड को उसका एक्सेस दिया जा रहा है कि वो भी पूरा वर्ल्ड उस ऐप को यूज़ कर सकता है, जैसे हम इंडियंस कर रहे हैं फॉर रजिस्टरिंग ऑन फॉर कोविड वैक्सीनेशन। हम पता करते हैं कि वहाँ पे वैक्सीनेशन है या नहीं है, ठीक है, कितनी वैक्सीनेशन हो गई हैं। तो इंडिया इस ऐप को आउटसोर्स कर रहा है फॉर एंटायर वर्ल्ड। और ऐसा करने वाली ये पहली कंट्री होगी इंडिया जो ऐसा काम कर रही है। ठीक है, और कोविन की फुल फॉर्म है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। और ये जो सारा अभी मतलब डिसीजन लिया गया है आउटसोर्सिंग करने का, ये डिसीजन लिया गया कोविन ग्लोबल कनक्लेव में। और उस कनक्लेव को एड्रेस किसने किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, जिन्होंने ये डिसीजन वहाँ पे अनाउंस किया। और इस कनक्लेव में 142 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। वो है कि कोल इंडिया लिमिटेड सेंड्स फ्यूल टू बांग्लादेश पावर प्लांट। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो भारत की कोल इंडिया लिमिटेड है, उन्होंने कोल भेजा है बांग्लादेश के पावर प्लांट को, थर्मल पावर प्लांट को। उस पावर प्लांट का नाम है खुलना पावर प्लांट। ठीक है, और कितना कोल भेजा है, 4000 टन्स ऑफ कोल। और ये जो खुलना पावर प्लांट है ना, ये 1300 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और ये जॉइंट वेंचर में बनाया है, जॉइंट वेंचर इन द सेंस कि 2 कंपनीज ने मिलकर बनाया है। एक भारत की NHPC है, NTPC सॉरी, और दूसरी है बांग्लादेश की कोई कंपनी जिन्होंने ये मिलके बनाया है जॉइंट वेंचर में। NTPC और बांग्लादेश की कंपनी है, बांग्लादेश पावर प्रोजेक्ट के नाम से शायद कुछ इस तरीके की कंपनी है जिन्होंने ये जॉइंट वेंचर में बनाया है। ठीक है, तो अभी FATF के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो 1989 में सेटअप की गई थी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो इस चीज़ को, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है अक्रॉस द ग्लोब और जो टेररिस्ट के लिए फाइनेंसिंग होती है, उस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, उस चीज़ को स्टॉप किया जाए कि वो चीज़ आगे ना हो। और ये 1989 में सेटअप की गई थी और इसके 39 मेंबर्स हैं और इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस में है। और अभी आपको पता ही होगा रिसेंटली FATF ने पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में ही मतलब रखा है। और इसके अंदर 2 लिस्ट होती हैं, एक होती है ग्रे लिस्ट, दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट एक तरह की वो होती है कि आप एक कंट्री को वार्निंग दे रहे हैं, और ब्लैक लिस्ट में जो रखी जाती हैं वो होती हैं कि वो जो मतलब पूरी तरह से ओपनली सपोर्ट करती हैं। जैसे अभी नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट में रखा गया है, बट पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, तो इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस में है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नितिन गडकरी जी जो हमारे MSME मिनिस्टर थे पहले, अब नहीं है, और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। ठीक है, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है खादी प्राकृतिक पेंट का। ठीक है,
तो ये इंडिया का पहला और ओनली पेंट है जो काऊ डंग से बनता है, ये जो खादी प्राकृतिक पेंट है, और ये नितिन गडकरी जी ने ही लॉन्च किया था 12 जनवरी 2021 को। ठीक है, इसके बारे में इतना ही था। और अभी रिसेंटली नए गवर्नर्स मतलब नए गवर्नर्स बनाए गए हैं अलग अलग स्टेट्स के, उसके बारे में हमारे चैनल पे एक दूसरी वीडियो पड़ी हुई है, तो आप वो जाके ज़रूर देखें। वो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किए हैं, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो है, तो आप वो ज़रूर एक बार देख लें, गवर्नर्स के बारे में भी और जो कैबिनेट का रीशफल हुआ है उसके बारे में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। वो कि एजुकेशन मिनिस्टर टू लॉन्च निपुण, और ये उस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिन्होंने ये निपुण लॉन्च किया है। अभी एजुकेशन मिनिस्टर हमारे चेंज हो चुके हैं, और अगर आपको पता है कि हमारे करंट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो आप एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में उनका नाम एंटर करके बता दें। ठीक है, जो भी ये पूरी वीडियो देखेंगे। तो इस निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये इस निपुण की फुल फॉर्म है। और ये एक स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम जो है समग्र शिक्षा, उसका पार्ट होंगे। ठीक है, उसका पार्ट होगा ये निपुण, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विद न्यूमरेसी। ठीक, अभी मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मध्य प्रदेश का अभी फर्स्ट रेलवे स्टेशन म्यूजियम बना है मध्य प्रदेश में, और वो कौन से रेलवे स्टेशन पे बनाया गया है? सांची स्टेशन पे। ठीक है, सांची आपको पता ही है, काफ़ी फेमस जगह है सांची स्तूपा से। तो वहाँ का जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन, वहाँ पे मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन बनाया गया है। अभी दोबारा एक बार टोक्यो की बात कर लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक्स की। ये टोक्यो समर ओलंपिक्स हो रहे हैं। ठीक है, और ये समर और क्या बोलते हैं, विंटर ओलंपिक्स हर 2 साल के स्पैन के बाद होते हैं, और समर ओलंपिक्स या विंटर ओलंपिक्स हर 4 साल के स्पैन के बाद होते हैं। ठीक है, तो जैसे 2018 में हुए थे, वो हुए थे विंटर ओलंपिक्स हुए थे प्योंगयांग में। ठीक है, 2016 में रियो में हुए थे, वो समर ओलंपिक्स थे। ठीक है, अभी 2022 में बीजिंग में होने हैं, वो विंटर ओलंपिक्स होने हैं। ठीक है, तो ये 2020 में शेड्यूल थे, बट कोविड की वजह से ये 2021 में पोस्टपोन हो गया था। तो अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमने डिस्कस करना है वो है कि MC मैरी कॉम जो भारत की बॉक्सर हैं, और मनप्रीत सिंह को ये फ्लैग बेयरर होंगे, इंडिया के फ्लैग बेयरर होंगे एट टोक्यो ओलंपिक्स में। ठीक है, और ये ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर होंगे MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और क्लोजिंग सेरेमनी के लिए कौन होगा? वो होंगे बजरंग पुनिया जो एक रेसलर है। ठीक है, वो होंगे क्लोजिंग सेरेमनी के लिए फ्लैग बेयरर, और ये दोनों होंगे ओपनिंग सेरेमनी के लिए। और ये टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट कब से हो रहा है? 23 जुलाई 2021, और ये एंड कब होगा? 8 अगस्त 2021। ठीक है, मैंने नीचे मेंशन भी किया है कि 2022 विंटर ओलंपिक्स बीजिंग में होना है। और ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी है जो इस सबको कंडक्ट करवाती है, उसके हेडक्वार्टर्स हैं ल्यूसॉन स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जो शेख हसीना जी हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली मैंगोज़ गिफ्ट किए थे PM मोदी जी को। ठीक है, और वो कौन से मैंगोज़ थे? उस मैंगो की वो थे हरिभंगा मैंगोज़, वहाँ की एक स्पेशल मतलब वेराइटी है मैंगोज़ की बांग्लादेश की, हरिभंगा मैंगोज़। वो उन्होंने PM मोदी को गिफ्ट किए थे, और 2600 किलो मैंगोज़ उन्होंने गिफ्ट भेजे थे इंडिया को। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैंगो डिप्लोमेसी। काफ़ी देर से ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये पहले भी हो चुका है कि मैंगोज़ गिफ्ट किए जाते हैं, तो उसी इनिशिएटिव का ये पार्ट था। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। शिरीषा बांडला बिकम्स सेकेंड इंडियन वुमेन टू फ्लाई इनटू स्पेस। ठीक है, आपको सबको पता होगा पहली कल्पना चावला थी, मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। पहली इंडियन वुमेन जो स्पेस में गई थी वो कल्पना चावला जी थी। और उनके बाद जो इंडियन बॉर्न सेकेंड वुमेन है वो है शिरीषा बांडला। ठीक है, और किस क्रू में ये जा रही हैं, जिस क्रू में का ये पार्ट है उसका नाम है यूनिटी 22। ठीक है, यूनिटी 22। तो आज की लास्ट मैं न्यूज़ डिस्कस करने वाला हूँ। कोरियन एयर है एक, जैसे इंडिया की एयर इंडिया है वैसे साउथ कोरिया की है कोरियन एयर। ठीक है, उनको 2021 का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। किसने दिया है? एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड ने 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड कोरियन एयर को दिया है। ठीक है, और ये कोरियन एयर कब स्टार्ट हुई थी? 1974 में ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसके ऑपरेशंस 1974 में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही था। ये पार्ट 1 था फॉर जुलाई, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के मैंने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें कवर किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ यार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें,
ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आई होप सब अपना ख्याल रखें। चलो, थैंक यू गाइज, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।